वॉल्फगैंग पॉली ने बोला, जब मैं मर जाऊंगा तो मेरा पहला सवाल डेविल से ये होगा कि फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट का मतलब क्या है। समरफील्ड ने कुछ अजीब पाया कि फाइन लाइंस का एनर्जी डिफरेंस हमेशा एक स्पेसिफिक नंबर का मल्टीपल था। ये नंबर हमें यूनिवर्स के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बताने की कोशिश कर रहा है, और असल में हम इतने लकी हैं जितने आप सोचते भी नहीं। ये कांस्टेंट एटम्स के साइज को सेट करता है। दोस्तों, इमेजिन करो, अगर आप एक बहुत शॉर्ट या फिर बहुत टॉल एलियन से बात करते हो और आप उससे अपनी हाइट के बारे में बात करते हैं। जब तक आप दोनों एक कॉमन यूनिट यूज करते हो या वो कन्वर्जन के कैपेबल है, तब तक आप दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के कैपेबल हो। लेकिन फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट के केस में ये एलियन कितना भी डिफरेंट यूनिवर्स में हो, जब तक उसके पास क्वांटम मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट एग्जैक्टली सेम है। आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जिसका नाम है फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। दोस्तों, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट एक ऐसा नंबर है जो अभी तक अनसॉल्व्ड है। दोस्तों, इसी नंबर के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करें। लेकिन एक नंबर है दोस्तों जो फिजिसिस्ट को सबसे ज़्यादा टेंशन देता है। ये नंबर है 0.00729735256, यानी कि अप्रॉक्स 1/137। दोस्तों, ये है फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट और ये क्वांटम फिजिक्स के हर इक्वेशन में आता है, और हम अब तक ये समझ नहीं पाए हैं कि ऐसा क्यों है। फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, जो ग्रीक लेटर अल्फा से रिप्रेजेंट होता है, देखने में बस एक और कांस्टेंट की तरह लगता है जो नेचर के हर लॉज में शामिल होता है, जैसे स्पीड ऑफ लाइट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या प्लैंक्स कांस्टेंट। लेकिन इस नंबर में कुछ ऐसा अजीब है जो क्वांटम मैकेनिक्स के फाउंडर्स को इस पर ऑब्सेस्ड होने पर मजबूर कर देता है। पॉल डिराक ने इसको फिजिक्स का सबसे फंडामेंटल अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम कहा है। वॉल्फगैंग पॉली ने बोला, जब मैं मर जाऊंगा तो मेरा पहला सवाल डेविल से ये होगा कि फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट का मतलब क्या है। रिचर्ड फेमन ने भी अपनी पूरी लाइफ इसके मिस्ट्रीज पर सोचा। 1985 में उन्होंने लिखा, सब अच्छे थियोरेटिकल फिजिसिस्ट इस नंबर को अपनी वॉल पर लगाते हैं और इस पर सोचते हैं। लेकिन आखिर इस नंबर में ऐसा क्या है जो सभी साइंटिस्ट को इतना ऑब्सेस्ड करता है? इससे पहले कि हम इस बात पर आए, चलिए इसकी डिस्कवरी की कहानी सुनते हैं। दोस्तों, इसकी शुरुआत हुई जब हम देख रहे थे कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेवल्स के बीच फ्लिक करते हैं और लाइट प्रोड्यूस करते हैं। ये प्रोसेस फोटॉन्स के स्पेसिफिक एनर्जीज के एमिशन में रिजल्ट देता है, जो हमें स्पेक्ट्रल लाइंस की फॉर्म में दिखाई देता है, जैसे कि शार्प पीक्स, जो हम लाइट को स्पेक्ट्रम में तोड़कर ऑब्जर्व करते हैं। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन एटम्स सिर्फ इन्हीं स्पेसिफिक एनर्जीज पर लाइट एमिट करते हैं। बाकी एलिमेंट्स के अलग स्पेक्ट्रल लाइंस होते हैं। स्पेक्ट्रल लाइंस को एक्सप्लेन करना क्वांटम मैकेनिक्स के डेवलपमेंट का एक मेजर ड्राइवर था, और इसके पहले बड़े सक्सेसेस में से एक था बोहर मॉडल, जो हाइड्रोजन लाइंस को एक्सप्लेन करता है, और फिर श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर हैवियर एलिमेंट्स। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, जब हमारी मेजरमेंट एपरेटस इम्प्रूव हुई तो हमने देखा कि सिंगल स्पेक्ट्रल लाइंस एक्चुअली कैलकुलेटेड वैल्यू से थोड़ा ऑफ थी, और ऊपर से हर सिंगल लाइन 2 लाइंस में डिवाइडेड थी, जो ऑलमोस्ट एक जैसे एनर्जीज के साथ थी, लेकिन बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं थी। दोस्तों, ये आर्नोल्ड समरफील्ड थे जिनसे ये डिस्क्रिपेंसी एक्सप्लेन हुई, जब उन्होंने आइंस्टाइन के नए रिलेटिविटी को इंक्लूड किया, और ये भी कि इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी का लेवल्स अपोजिट स्पिन्स के साथ स्लाइटली सेपरेटेड होते हैं उनके अपने ऑर्बिटल मैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्शन के कारण। समरफील्ड ने कुछ अजीब पाया कि फाइन लाइंस का एनर्जी डिफरेंस हमेशा एक स्पेसिफिक नंबर का मल्टीपल था, जैसे कि
इलेक्ट्रॉन के चार्ज का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 बाई परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, प्लैंक्स कांस्टेंट और स्पीड ऑफ लाइट। हम फिजिक्स के लॉज में इन इम्पोर्टेंट कांस्टेंट्स के कॉम्बिनेशंस देखते हैं दोस्तों, लेकिन इस कॉम्बिनेशन में अजीब बात ये थी कि इसके पास कोई यूनिट ही नहीं थी। दोस्तों ये कैसे हो सकता है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज कूलम्स में होता है, स्पीड ऑफ लाइट मीटर पर सेकंड में, वैक्यूम, परमिटिविटी और प्लैंक्स कांस्टेंट के भी अपने यूनिट्स होते हैं। लेकिन जब आप इन सबको साथ लाते हैं तो सब यूनिट्स कंप्लीटली कैंसिल हो जाते हैं और बस एक नंबर बचता है, एक प्योर नंबर। ये नंबर होता है दोस्तों 1/137.0359999 जो फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट है। दोस्तों अगर ये नंबर सिर्फ फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग के स्पेक्ट्रल लाइंस के फॉर्मूला में आता तो बस एक थोड़ा मजे वाली अलग बात होती, लेकिन ये हर जगह दिखना शुरू हो गया। फॉर एग्जाम्पल, दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच का रिपल्सिव एनर्जी 137 टाइम छोटा होता है एक फोटोन से, जिसकी वेवलेंथ उनके बीच के डिस्टेंस के इक्वल होती है। दोस्तों दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो बोहर मॉडल के हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल स्पीड 137 टाइम्स छोटी होती है स्पीड ऑफ लाइट से, और उस ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उसके रेस्ट मास एनर्जी से 137 स्क्वायर्ड फैक्टर से छोटी होती है। और ये बस फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट के फिजिक्स के लॉज में दिखने का एक छोटा सा एग्जाम्पल है। दोस्तों इस नंबर के बहुत सारे रेशियोज ऐसे हैं जो किसी रीजन से 1/137 या 137 टू सम पावर के बराबर होते हैं। ये नंबर हमें यूनिवर्स के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बताने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों समरफील्ड को फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट को डिस्कवर किए 100 साल से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन मैं आपको इसका मतलब नहीं बता सकता क्योंकि हम अभी तक इसके बारे में नहीं समझ पाए हैं। दोस्तों लेकिन इसमें हमारे पास कुछ आइडियाज़ हैं, इन्हें एक्सप्लोर करने के लिए चलिए कपलिंग्स के बारे में बात करते हैं। जब भी दो पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आते हैं तो उनके इंटरेक्ट होने के चांस होते हैं, और ये इंटरेक्शन कई तरीके से हो सकता है जिसे हम फेमन डायग्राम के ज़रिए विजुलाइज कर सकते हैं। ये डायग्राम्स यूज़ होते हैं डिफरेंट वेज के प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करने के लिए, जिनके ज़रिए पार्टिकल्स इंटरेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये प्रोबेबिलिटीज़ कई चीज़ों पर डिपेंड करती है, जैसे पार्टिकल्स के पोजीशंस, मोमेंटम, स्पिन्स, चार्जेस, मासेस एटसेट्रा। ये फैक्टर्स बेस प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करते हैं इंटरेक्शन को ज़्यादा या कम लाइकली बनाने के लिए, और वो बेस प्रोबेबिलिटी कपलिंग कांस्टेंट या कपलिंग स्ट्रेंथ के ज़रिए आती है, और वही फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का कपलिंग स्ट्रेंथ है। अल्फा के स्क्वायर इलेक्ट्रॉन के फोटोन को एमिट या एब्सॉर्ब करने की बेस प्रोबेबिलिटी होती है, या फिर दो इलेक्ट्रॉन्स के इंटरेक्शन के केस में फेमन डायग्राम से ये हर वर्टेक्स पर या इलेक्ट्रॉन और वर्चुअल फोटोन के इंटरेक्शन पर बेस प्रोबेबिलिटी होती है, सब पैरामीटर्स एडजस्ट करके जो मैंने मेंशन किए हैं। तो फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की स्ट्रेंथ सेट करता है। जितना ज़्यादा इंटरेक्शन का चांस होगा इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स के बीच, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस हर इलेक्ट्रॉन करेगा। अब ये समझ आने लगा है कि फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट हर फॉर्मूला में दिखाई क्यों देता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पर डिपेंड करता है। अल्फा ये स्पेसिफिक वैल्यूज़ क्यों लेता है, और ये स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ अदर फंडामेंटल कांस्टेंट्स एक्जेक्टली अल्फा कैसे बनता है। दोस्तों जब हम कहते हैं कि अल्फा स्पेसिफिक वैल्यूज़ लेता है तो हम सब कुछ नहीं बता रहे हैं, क्योंकि अल्फा कभी कभी स्पेसिफिक वैल्यूज़ नहीं लेता, क्योंकि असल में फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट उतना कांस्टेंट नहीं है जितना सुनने में लगता है। ये इंटरेक्शन की एनर्जी के साथ चेंज होता है, जितनी ज़्यादा एनर्जी उतना ज़्यादा ही बड़ा कांस्टेंट। बिग बैंग के इंसेंट एनर्जीज के बाद
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का कपलिंग कांस्टेंट जो तब दूसरे फोर्सेस के साथ जॉइंट था 1 के पास होता, लेकिन ये क्विकली ड्रॉप हुआ। तब एनर्जी ड्रॉप हुई और फोर्सेस सेपरेट हो गए। हम अभी एनर्जी स्केल के बॉटम पर है और फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट 1/137.0359999 पर बॉटम्ड आउट है। लेकिन हमें अभी तक कोई रीज़न नहीं पता कि ये 0 तक ड्रॉप क्यों नहीं हुआ, बल्कि इस मिनिमम वैल्यू पर ही क्यों रुक गया। लेकिन हमें इस बात का शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि अगर अल्फा इज इक्वल टू 0 होता तो इसका मतलब नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता, और इसका मतलब नो फ्रिज मैग्नेट्स होता, और बाकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जैसे कि कोई एटम्स नहीं होते। और असल में हम इतने लकी हैं जितने आप सोचते भी नहीं। ये कांस्टेंट एटम्स के साइज को सेट करता है। एक बड़ी वैल्यू का मतलब इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियाई के पास होते, जिससे वो ज़्यादा टाइटली बॉन्ड होते और केमिकल बॉन्ड्स में पार्टिसिपेट करना मुश्किल होता। एक छोटी वैल्यू का मतलब इलेक्ट्रॉन्स कम टाइटली बॉन्ड होते हैं, जिससे एटम्स और मॉलिक्यूल्स कम स्टेबल होते हैं। दोस्तों, एस्टिमेट किया गया है कि अगर फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट सिर्फ कुछ % डिफरेंट होता तो कार्बन कभी स्टार्स के अंदर नहीं बनता, जिससे लाइफ इम्पॉसिबल होती। दोस्तों, हम नहीं जानते कि हमारे यूनिवर्स को ये स्पेसिफिक वैल्यू फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट या दूसरे फंडामेंटल कांस्टेंट्स के लिए कैसे मिली। बहुत से फिजिसिस्ट बिलीव करते हैं कि ये कांस्टेंट मोर और लेस रैंडमली सेट हुए थे यूनिवर्स के स्टार्टिंग में। दोस्तों, ये सरप्राइजिंग लगता है कि ये बस उन्हीं वैल्यूज़ पर सेट हुए जो लाइफ के फॉर्मेशन के लिए अलाउ करते हैं। फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट की ऐसी कन्वीनियंट वैल्यू होने का वियर्डेस्ट थिंग ये नहीं है। वियर्डेस्ट थिंग ये है कि ये डायमेंशनलेस है। दोस्तों, इमेजिन करो, अगर आप एक बहुत शॉर्ट या फिर बहुत टॉल एलियन से बात करते हो और आप उससे अपनी हाइट के बारे में बात करते हैं। जब तक आप दोनों एक कॉमन यूनिट यूज़ करते हो या वो कन्वर्जन के कैपेबल है, तब तक आप दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के कैपेबल हो। लेकिन फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट के केस में ये एलियन कितना भी डिफरेंट यूनिवर्स में हो, जब तक उसके पास क्वांटम मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट एग्जैक्टली सेम है, यानी कि अल्फा सेम है, क्योंकि ये प्योर नंबर है। सोचते हैं कि फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट की वैल्यू एक्चुअली हमारे यूनिवर्स में फंडामेंटल नहीं है। हो सकता है ये सिर्फ उस डायमेंशनलेस पैरामीटर का लो एनर्जी मैनिफेस्टेशन हो जो किसी ग्रैंडर थ्योरी के हाई एनर्जी पैरामीटर से आता हो। ये एक थ्योरी हो सकती है जो क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल रिलेटिविटी को कंबाइन कर सकती हो। सकता है कि फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट एक्चुअली डायनामिकली इवॉल्व होता है, या फिर किसी ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी के क्वांटम फिजिक्स का सब्जेक्ट हो सकता है। दोस्तों, हमें इस डायरेक्शन में कुछ आगे बढ़ने के लिए हमें क्वांटम मैकेनिक्स के अभी तक के अननोन डीपर रूल्स को समझना होगा। लेकिन कुछ थ्योरिस्ट कहते हैं कि वो न्यू फिजिक्स के रिक्वायरमेंट को देखे बिना फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट के मिस्ट्री को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये नज़रिया मेनली माइकल टफ और उनके कोलीग्स के एक्सपेरिमेंट से आया, जिसमें वो कहते हैं कि अगर अल्फा के डीपर ओरिजिन को समझना है तो हमें इस नंबर के डिपेंडेंस को देखना होगा हमारे यूनिवर्स के डायमेंशंस पर। ये डायमेंशंस के बीच फंडामेंटल कनेक्शन के आइडिया पर बेस्ड है। ये सजेशन कि स्पेस और टाइम के नेचर और इस नंबर के वैल्यू के बीच कोई कनेक्शन है, ये अभी तक स्पेक्युलेटिव है, लेकिन इस डायरेक्शन में काम करना क्वांटम फिजिक्स को आइंस्टाइन के रिलेटिविटी के साथ रिकॉन्साइल करने में हेल्प कर सकती है। ये वही हैं जो थ्योरी ऑफ एवरीथिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, ये नंबर 1/137 हमें कुछ ऐसा बताने की कोशिश कर रहा है जो हम अब तक समझ नहीं पाए हैं, और शायद इसी से हमारे क्वांटम मैकेनिक्स के अंडरस्टैंडिंग का नेक्स्ट रिवॉल्यूशन आ सकता है। दोस्तों, फाइन स्ट्रक्चर से रिलेटेड अपने थॉट हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।